चलिए, आज से हम लोग मध्य प्रदेश जीके में एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको टोटल 1000 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे और ये डेली 50 दिनों तक ये एमसीक्यू सीरीज चलेगी। इसमें टोटल 20 एमसीक्यू हर दिन डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए एक एक करके इन एमसीक्यू को देखते हैं। सबसे पहला जो आपका एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सालय, मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सालय हमें किस जिले में देखने को मिलेगा? तो ये हमें बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने इस यूनानी चिकित्सालय को जून 1998 में बनवाया था। कब बनवाया था? जून 1998 में। किसकी याद में इस चिकित्सालय को बनवाया था? तो इसको बनवाया था हकीम सैयद जियोल हसन की याद में बनवाया था। क्यों बनवाया था? क्योंकि इनका जो भारत की जो यूनानी चिकित्सा है, भारत की जो यूनानी पद्धति है, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा था। भारत की जो यूनानी चिकित्सा है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है आमिर खां संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? आमिर खां संगीत समारोह मनाया जाता है इंदौर में। ये जो आमिर खां है ये क्या करते थे? ये ख्याल गायकी करते थे। आमिर खां क्या करते थे? ख्याल गायकी करते थे। बहुत बड़े सिंगर हैं। इंदौर में इनका समारोह हर साल किया जाता है। और कौन सी संगीत अकादमी इस संगीत समारोह को आयोजित करती है? तो वो करती है उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकेडमी। क्या देखा हमने कि आमिर खां संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? इंदौर में। हर साल उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी इस संगीत समारोह का आयोजन करती है और आमिर खां ख्याल गायकी करते हैं। उसके बाद देखें, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र है मालवा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में सोयाबीन मालवा वाले रीजन में होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे पहले सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई थी? तो वो की गई थी देवास में। देवास डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले सोयाबीन की खेती की गई थी। उसके बाद पूरे मालवा वाले क्षेत्र में सोयाबीन की खेती करना चालू कर दिया गया था। फिर आगे देखें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा निराला सृजन पीठ किससे संबंधित है? या फिर निराला सृजन पीठ हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन से विश्वविद्यालय में देखने को मिलेगी? तो निराला सृजन पीठ आपको बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में देखने को मिलेगी। और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में। इस यूनिवर्सिटी को कब स्टैब्लिश किया गया? 1970 में। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? 1970 में। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, केवटी जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? जो केवटी वाटरफॉल है ये किस नदी पर है? तो ये महाना नदी पर है। महाना नदी पर कौन सा वाटरफॉल है? केवटी वाटरफॉल। और किस जिले में है ये वाटरफॉल? तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। केवटी जलप्रपात, केवटी वाटरफॉल किस नदी पर बनाया गया है? महाना नदी पर। किस जिले में है ये वाटरफॉल? रीवा डिस्ट्रिक्ट में है ये वाटरफॉल। आगे देखिए, चंदेल वंश की राजधानी रही है। तो चंदेल वंश की राजधानी रही है नौहटा। चंदेल वंश की राजधानी क्या रही है? नौहटा रही है। उसके बाद देखें,
मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री, फर्स्ट सीएम कौन रहे हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल। ये मध्य प्रदेश में, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। तब ये मध्य प्रदेश के पहले सीएम बनाए गए थे, पहले मुख्यमंत्री बनाए गए। और ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो हमने क्या देखा? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल। जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तो ये मध्य प्रदेश के पहले सीएम बनाए गए थे। और ये मध्य प्रदेश के पहले सीएम है, पहले मुख्यमंत्री है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। उसके बाद देखें, जहांगीर महल ओरछा के निर्माता। तो ओरछा में हमें जहांगीर महल देखने को मिलेगा। इसके निर्माता है वीर सिंह देव बुंदेला। जो जहांगीर महल है उसके निर्माता कौन है? वीर सिंह देव बुंदेला। वीर सिंह देव बुंदेला ने इस महल को जहांगीर, बादशाह जहांगीर के ऑनर में बनवाया था। बादशाह जहांगीर के ऑनर में, उनके सम्मान में बनवाया था। कौन सा महल? जहांगीर महल बनवाया था। और इस महल को इन्होंने कब बनवाया था? इस महल को 1518 में बनवाया गया। तो जहांगीर महल कहाँ है? ओरछा में। किसने इस महल को बनवाया? वीर सिंह देव बुंदेला ने। किसके सम्मान में? बादशाह जहांगीर के सम्मान में। और कब बनवाया? 1518 में। उसके बाद देखें, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो सबसे पहली हमें देखने को मिल रही है चंबल नदी। हम सब जानते हैं चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो है महू में जानापाव पहाड़ी देखने को मिलती है। महू जिले में आपको क्या देखने को मिलती है? जानापाव पहाड़ी देखने को मिलती है। मऊ जिले में आपको क्या देखने को मिलती है? जानापाव पहाड़ी देखने को मिलती है। वहां से इसका उद्गम होता है और ये फिर बहती हुई कहाँ चली जाती है? उत्तर प्रदेश के इटावा में। कहाँ चली जाती है? यूपी में, इटावा में और यमुना में जाके मिल जाती है। किस नदी में जाके मिल जाती है? यमुना में। तो मध्य प्रदेश के उत्तर में जो राज्य लगता है वो है यूपी, और यूपी में ये जाके यमुना नदी में मिल जाती है। यानी जो ये नदी है चंबल नदी, ये उत्तर में ही जा रही है, दक्षिण में नहीं जा रही। उसके बाद है केन नदी। अगर हम देखें, केन नदी का उद्गम स्थल है कैमूर पहाड़ी। कैमूर पहाड़ी से बहती हुई जाती है। कहाँ से बहती हुई जाती है? कैमूर पहाड़ी से बहती हुई जाती है। और यूपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट में ये भी यमुना में जाके मिल जाती है। किस नदी में? यमुना में जाके मिल जाती है। यानी ये भी नॉर्थ की तरफ ही फ्लो हो रही है। तीसरी है काली सिंध। तीसरी कौन सी नदी है? काली सिंध नदी। ये निकलती है देवास के बागली गांव से। कहां से निकलती है नदी? देवास के बागली गांव से निकलती है। और ये कोटा में, और ये बहती हुई कहां जाती है? वेस्ट में, यानी राजस्थान में। राजस्थान में कोटा में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। कहाँ जाकर? ये चंबल नदी में मिल जाती है। यानी आपने देखा चंबल नदी महू के जानापाव पहाड़ी से निकलती है और बहती हुई यूपी में इटावा जिले में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। दूसरी है केन नदी। ये कैमूर पहाड़ी से बहती हुई जाती है और यूपी के बांदा जिले में जाकर यमुना में मिल जाती है। यानी चंबल और केन दोनों नॉर्थ की तरफ ही जा रही है। तीसरी है काली सिंध। ये देवास के बागली गांव से निकलकर राजस्थान में कोटा में जाकर चंबल में मिल जाती है। यानी ये मध्य प्रदेश के पश्चिम में जा रही है। यानी इनमें से कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। समझ आ रहा है सबको?
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरबूजा महल किस जिले में है? खरबूजा महल हमें किस जिले में देखने को मिलेगा? तो खरबूजा महल हमें धार डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। खरबूजा महल कहाँ देखने को मिलेगा? धार में देखने को मिलेगा। और ये जो खरबूजा महल है, जो धार का किला है, धार फोर्ट में ये बना हुआ है। खरबूजा महल कहाँ बना हुआ है? धार के किले में बना हुआ है। और इस महल के टॉप से, इस महल के टॉप से आपको पूरा, इस महल के टॉप से हमें पूरा शहर देखने को मिलता है। इस महल के टॉप से आपको पूरा शहर देखने को मिलेगा। उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ थी? तो सबसे पहली चीज, जो महाराजा विक्रमादित्य हैं, ये गुप्ता डायनेस्टी के, ये गुप्ता डायनेस्टी के, गुप्ता वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय है। किसकी बात हो रही है? चंद्रगुप्त सेकंड की बात हो रही है। चंद्रगुप्त सेकंड ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इनकी राजधानी उज्जैन में है। उज्जैन में इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसमें से एक कालिदास भी थे। उज्जैन में ही इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसमें से एक कालिदास भी थे। उसके बाद देखें, मंदसौर किले के निर्माण से संबंध है। मंदसौर किले के निर्माण से कौन संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी। मंदसौर के किले के निर्माण से कौन संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी संबंधित है। कि मंदसौर का किला किस शासक ने बनवाया? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। और इस किले में आपको कुल 12 द्वार देखने को मिलेंगे। कुल 12 द्वार देखने को मिलेंगे। 12 गेट्स टोटल देखने को मिलेंगे। और इस किले में 500 वर्ष पुराना, 500 वर्ष पुराना एक महादेव का मंदिर भी है। किसका? महादेव का मंदिर, जिसे तपेश्वर महादेव भी कहते हैं, जिसे तपेश्वर महादेव भी कहते हैं। तो हमने क्या देखा? मंदसौर किले के निर्माण से संबंध है अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे इस किले में आपको टोटल 12 द्वार देखने को मिलेंगे और इस किले में आपको 500 वर्ष पुराना महादेव का मंदिर भी देखने को मिलेगा, जिसे तापेश्वर महादेव का मंदिर कहते हैं। उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है? चंबल नदी के किनारे, तो ऑप्शन में है मऊ, रतलाम, भिंड, मुरैना। हम सब जानते हैं मऊ के जाना पाव पहाड़ी से, मऊ के जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी का उद्गम होता है, यानी ओरिजिन होता है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मऊ के जाना पाव पहाड़ी से। तो मऊ इसके इस नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारूकी वंश का संस्थापक कौन है? फारूकी वंश के संस्थापक कौन है? फारूकी वंश के संस्थापक है मलिक रजा। कौन है फारूकी वंश के संस्थापक? फारूकी वंश के संस्थापक है मलिक रजा। और इस वंश की स्थापना इन्होंने की थी 1388 में। फारूकी वंश की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1388 में की थी। और कहाँ पे इस वंश की इन्होंने नींव डाली थी? खानदेश में। कहाँ पे इस वंश की नींव डाली थी? खानदेश में, जो कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र और बुरहानपुर जिले में आपको ये क्षेत्र देखने को मिलेगा, खानदेश का। और मलिक रजा का पूरा नाम क्या है वो जानना जरूरी है। मलिक रजा का पूरा नाम क्या है? तो मलिक रजा का पूरा नाम है मलिक अहमद रजा फारूकी। मलिक अहमद रजा
फारूकी, ये इनका पूरा नाम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में लौह अयस्क उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? तो आयरन ओर का प्रोडक्शन, लौह अयस्क का उत्पादन होता है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, बालाघाट जिले में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश की लौह अयस्क में रैंक क्या है एमपी की, तो वो है 5th रैंक। 5th रैंक। सिर्फ 2% का प्रोडक्शन करती है एमपी। कितना? सिर्फ 2% का प्रोडक्शन करती है। और जबलपुर में बिजावर सीरीज, जबलपुर में बिजावर सीरीज हमें देखने को मिलेगी, जहां से हेमेटाइट आयरन ओर, जहां पर हेमेटाइट आयरन ओर के डिपॉजिट्स मिले हैं, निक्षेप मिले हैं। समझ आ रहा है सबको कि मध्य प्रदेश में लौह अयस्क उत्पादित करने वाला जिला इनमें से कौन सा है? तो बालाघाट है। मध्य प्रदेश की लौह अयस्क में रैंक कितनी है देश में? 5वीं रैंक है, 5th पोजीशन पे है। मध्य प्रदेश से कितना लौह अयस्क का उत्पादन होता है? 2%, 2%। और जबलपुर की जो बिजावर सीरीज है वहां से हेमेटाइट आयरन ओर के हमें डिपॉजिट्स मिले हैं, निक्षेप मिले हैं। उसके बाद देखें आजमगढ़ की गुफाएं कहाँ है? आजमगढ़ केव्स कहाँ देखने को मिलेंगी? आजमगढ़ की गुफा हमें होशंगाबाद जिले में देखने को मिलेंगी। आजमगढ़ की गुफा कहाँ पाई गई है? होशंगाबाद में। और ये जो केव्स है ये मीजोलिथिक टाइम की है। मीजोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल की है। ये कब की है? मध्य पाषाण काल की केव्स है। ये आपको होशंगाबाद में आदमगढ़ पहाड़ी पर आपको आजमगढ़ की गुफा देखने को मिलेगी। कहां पर? आदमगढ़ पहाड़ी पे। आदमगढ़ पहाड़ी पे आपको आजमगढ़ की गुफा होशंगाबाद में देखने को मिलेगी। और ये आपकी मध्य पाषाण कालीन गुफा है, मीजोलिथिक टाइम की है। उसके बाद देखें मध्य प्रदेश के उस्ताद आमिर खां क्यों प्रसिद्ध है? तो जैसा कि हमने देखा जो उस्ताद आमिर खां है ये एक संगीतकार है और ये ख्याल गायकी करते हैं। उस्ताद आमिर खां समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? इंदौर में। और कौन इसे आयोजित करता है? उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी। चलिए उसके बाद आगे देखें किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलती है। मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिले यूपी की बॉर्डर को टच करते हैं। यूपी की बॉर्डर को टच करते हैं, यूपी की सीमा को स्पर्श करते हैं। 14 जिले, पहले 13 थे अब 14 हो गए हैं। क्यों? क्योंकि एक नया जिला 53rd नंबर का एक नया जिला बनाया गया है जिसका नाम है माऊगंज। और ये रीवा से पृथक करके बनाया गया है। किससे? रीवा से पृथक करके, रीवा से अलग करके से बनाया गया है। तो किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलती है? उत्तर प्रदेश की। मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिले, टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट्स यूपी की बाउंड्री को टच करते हैं। और एक नया जिला 2023 में बनाया गया है 53rd नंबर का जिसका नाम है माऊगंज। ये रीवा से अलग करके बनाया गया है। उसके बाद देखें मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है? वो है इंदौर। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इंदौर। उसके बाद देखें मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंग की संख्या,
तो हम सब जानते हैं टोटल कितनी ज्योतिर्लिंग है, टोटल 12 है, जिसमें से 2 मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। एक आपको देखने को मिलेगी ओमकारेश्वर, ये आपको खंडवा में देखने को मिलेगी, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, और एक है महाकालेश्वर, ये हमें उज्जैन में देखने को मिलेगी। तो ये 12 में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, ओमकारेश्वर जो कि खंडवा में है और महाकालेश्वर ये उज्जैन में है। तो ये टोटल 20 एमसीक्यूज थे। डेली इसी तरीके से 50 दिन तक एमसीक्यूज चलाए जाएंगे, टोटल 1000 एमसीक्यूज को कवर किया जाएगा। तो आप सब बताइएगा आपने कितने स्कोर किए हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज अपने मार्क्स बताइएगा। चलिए, धन्यवाद।